हेलो फ्रेंड, मैं मोहम्मद चांद। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी अगली एक्सरसाइज। इससे पहले हम इसमें जो है 4.5 जो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके थे। तो यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसको आप देख सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ डेफिनेशन के ऊपर बात करेंगे। और तो हमारा क्या दे दिया गया यहाँ पर, जैसे कह रहा है कि सारणिकों और अवयवों का अनुप्रयोग। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे 2 या फिर 3 अज्ञात राशियों के हल ज्ञात करना, और उसके बाद वो समीकरण निकाय हमारे संगत हैं कि संगत नहीं है। अब संगत क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर दिया गया हमारा जो समीकरण निकाय का सारणिक का मान यदि हमारा जो 0 के इक्वल में नहीं आता है, ये यहाँ पर 0 के इक्वल में नहीं है, तो ऐसा हमारा जो है कहलाएगा समीकरण निकाय कहलाएंगे, हमारे संगत कहलाएंगे। मतलब जो हमारा समीकरण निकाय यदि संगत है तो उसका अस्तित्व होगा, मतलब उसका इन्वर्स जो है ज्ञात किया जा सकता है। और उसके बाद असंगत का मतलब क्या हो जाएगा, अगर उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकालेंगे अवयव की, तो यदि उसकी 0 के बराबर आ जाएगी तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। तो यदि समीकरण निकाय का अस्तित्व नहीं है तो उसको उस निकाय को कहा जाता है असंगत निकाय कहा जाता है। उसके बाद अगली हमारी क्या आ जाएगी हेडिंग यहाँ पर कि अवयव के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल ज्ञात करना। अब जैसे कोई रैखिक समीकरण हमें यहाँ पर दे दिए गए, तो हमने यहाँ पर 3 रैखिक समीकरण ले लिए। यहाँ पे a1x प्लस का b1y प्लस का c1z इजिकल टू d1। तो यहाँ पे a1 b1 c1 और d1 यहाँ पे कोई भी अचर राशियाँ हो सकती है। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस का c2z इजिकल टू d2। और तीसरा हमारा समीकरण यहाँ दे दिया गया है कितना, a3x प्लस b3y प्लस का c3z इजिकल टू d3 यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये हमारे कोई 3 समीकरण है, पहला नंबर समीकरण, दूसरा नंबर समीकरण, उसके बाद तीसरा नंबर समीकरण। अब इसमें जो अज्ञात राशियाँ हैं कौन सी, हमारी x y और उसके बाद z। इन अज्ञात राशियों को कैसे हम जो है हल ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे जो x, y और z के जो गुणांक होते हैं इसको एक अवयव में हम व्यक्त कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें x का गुणांक क्या है यहाँ पर a1, y गुणांक b1 है और यहाँ z का गुणांक c1 है। तो इनके गुणांकों को हम रखते हैं पहली पंक्ति में, और दूसरी वाले समीकरण में जो x, y और z के गुणांक होते हैं इनको हम रखते हैं दूसरी वाली पंक्ति में रखते हैं। और उसके बाद क्या हो जाएगा x, y उसके बाद z यहाँ लिखा हुआ है, और इसमें इनके गुणांक जो भी होंगे उनको हम तीसरी पंक्ति में इस प्रकार से व्यक्त कर देते हैं। और उसके बाद ये हमारा अवयव, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा अवयव a है। उसके बाद जो अज्ञात राशियाँ होती हैं उन अज्ञात राशियों को हम क्या करते हैं, x, y, z है तो इनको स्तंभ में हम मानते हैं। तो x को यहाँ पहली पंक्ति, y दूसरी पंक्ति में और z यहाँ पर तीसरी पंक्ति में हो जाएगी। तो ये हमारा एक स्तंभ में हम इस प्रकार से मानते हैं। और इस अवयव को हम क्या कहते हैं, x अवयव, कैपिटल X। और उसके बाद जो हमारी अचर राशियाँ होंगी यहाँ पर d1, d2, d3 राइट हैंड साइड में, कभी कभी क्या होता है जो हमारे समीकरण निकाय दिए रहते हैं उन समीकरण निकायों में ये जो अचर राशियाँ हैं जिसके साथ x, y या फिर z नहीं होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं, इधर साइड में रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, उनको जो है पक्षांतर कर लेंगे राइट हैंड साइड में। और उसके बाद इस प्रकार, मतलब इस लेफ्ट हैंड साइड में x, y और z के ही टर्म होने चाहिए, और बाकी के जिसमें x, y, z के टर्म नहीं है उनको हम राइट हैंड साइड में लिखते हैं। और यहाँ पर इनको भी क्या करते हैं, यहाँ पर पहले समीकरण की अचर राशि, दूसरे समीकरण अचर राशि, तीसरे समीकरण अचर राशि, इसको हम एक स्तंभ मान लेते हैं। और उसके बाद ये हमारा कहलाता है अवयव b कहलाता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारे समीकरण निकाय हैं इन समीकरण निकायों को इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, ax इजिकल टू क्या हो जाएगी यहाँ पर b। अब इसमें 2 स्थितियाँ बनती हैं, फर्स्ट नंबर स्थिति, उसके बाद सेकेंड नंबर स्थिति। तो फर्स्ट नंबर स्थिति में क्या करेंगे, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि इसमें आपसे एक्सरसाइज में कहेगा कि जो समीकरण निकाय हैं इन समीकरण निकायों की सहायता से अवयव का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, या फिर कहेगा यहाँ पर कि जो हमारे समीकरण निकाय दे दिए गए इन समीकरण निकाय का हल ज्ञात कीजिए अवयव बीज से जो है। तो अवयव बीज से हम इन समीकरण निकायों का हल कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए 2 स्थितियां होती हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, ax इजिकल टू b के रूप में यहाँ लिख दें। पहली स्थिति ये हो जाएगी यहाँ पर कि यदि हमारा समीकरण निकाय संगत हो, संगत का मतलब हो जाएगा यहाँ पर अगर उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल में नहीं आए, तो हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे ax इजिकल टू हम लिखेंगे यहाँ पर b के रूप में
और उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से लिख लेंगे ax इजिकल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर b। उसके बाद हमें यहाँ पर ज्ञात करना है इसका हल। तो मतलब हल का मतलब हो जाएगा x y z की हमें यहाँ पर वैल्यू चाहिए। तो x y और z वाला जो आव्यूह होगा हम उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और बाकी को राइट हैंड साइड में रखना है। तो कैसे हम इसको हल करेंगे, तो हम दोनों तरफ में a इनवर्स से गुणा करेंगे तो a इनवर्स और ये हो जाएगा ax इजिकल टू हो जाएगा a इनवर्स, ये हो गया हमारा b हो गया। ये a इनवर्स a क्या होता है हमारा i के इक्वल में होता है। तो आई एक्स इजिकल टू हो जाएगा a इनवर्स यहाँ पर आ जाएगा b आ जाए और आई एक्स आई क्या होता है इकाई आव्यूह और इकाई आव्यूह को किसी आव्यूह में गुणा करते हैं सेम वही आव्यूह आता है। तो x इजिकल टू हो जाएगा a इनवर्स, ये हो जाएगा हमारा b हो जाएगा। अब a इनवर्स जो हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर सहखंड के द्वारा जो a इनवर्स हम ज्ञात करेंगे और उसका आव्यूह b में हम गुणा कर देंगे जो आव्यूह हमारा अचर राशि का होगा। इसमें जब गुणा कर देंगे तो गुणा करने के बाद जब कंपेयर कराएंगे यहाँ पर, तो कंपेयर कराने पर जो x के सामने होगा वो x की वैल्यू हो जाएगी, जो y के सामने होगा वो y की वैल्यू हो जाएगी और जो z के सामने होगा वो हो जाएगा हमारी z की वैल्यू आ जाएगी। और x y z के जो भी हमारे मान आएंगे उन मानों को हम किसी एक समीकरण में रखकर चेक करेंगे। अगर वो संतुष्ट करते सेटिस्फाई करते हैं उसका लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर राइट हैंड साइड के इक्वल में आ जाती है तो हम कहेंगे जो हमने x y z की वैल्यू निकाली है वो हमारे करेक्ट है। अब उसके बाद स्थिति नंबर 2 में क्या करेंगे, यदि हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल में आ जाए तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हम कहेंगे कि यहाँ पर दिया गया ये समीकरण निकाय ये अव्युत्क्रमण मतलब आव्यूह a अव्युत्क्रमणीय है। क्या कहेंगे हम आव्यूह a अव्युत्क्रमणीय है, मतलब इसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें दो केस बन जाएंगे। फर्स्ट नंबर केस में क्या हो जाएगा, हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर एडजॉइंट a और उसके बाद इनटू में b इजिकल टू, अगर ये हमारा 0 के इक्वल में नहीं आता है तो इसमें कोई भी हल हमको नहीं प्राप्त होगा और उसके बाद समीकरण निकाय का अस्तित्व नहीं होगा। उसके बाद सेकेंड नंबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज्ञात करेंगे एडजॉइंट a और उसके बाद इनटू में अगर यहाँ पर b इजिकल टू आ जाए 0। इस प्रकार से अगर आ जाता है तो या तो समीकरण निकाय हमारा संगत होगा या फिर होगा हमारा असंगत होगा और उसके बाद समीकरण निकाय के हल जो होंगे वो अनंत हल होंगे, मतलब बहुत सारे उसके हल हमें प्राप्त होंगे। तो ये तो कुछ छोटी छोटी बातें थी यहाँ पर जो हमने आपको बताई। अब आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे कुछ क्वेश्चनों को समझ। हमारी एक्सरसाइज 4.6 का पहला नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। कि जो हमारे समीकरण निकाय दे दिए गए ये हमारे संगत हैं कि असंगत हैं, तो ये उसका जो है वर्गीकरण हमें यहाँ पर करना है। तो एक क्वेश्चन हमको दे दिया गया यहाँ पर x प्लस का 2y इजिकल टू 2 दे दिया गया, 2x प्लस का 3y इजिकल टू हमको यहाँ पर 3 दे दिया गया। तो हमको यहाँ चेक करना है कि दिया गया समीकरण निकाय ये हमारा संगत है कि असंगत है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम कर लेंगे कि जो भी हमें समीकरण निकाय दिया पहले तो इसको आव्यूह रूप में व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिख सकते हैं या फिर ax इजिकल टू b के रूप में व्यक्त करने पर या लिखने पर भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाए, a हमारा क्या होगा, आव्यूह a हमने बताया था कि जो हमारा आव्यूह a होगा वो x y और z के गुणांक होंगे, मगर यहाँ पर z तो है नहीं x y है। तो हम क्या करें, इनके गुणांकों का आव्यूह बनाएंगे। तो आव्यूह a इजिकल टू आ जाए, देखिए यहाँ पे x क्या है 1 है, तो ये यहाँ पर आ जाए x गुणांक यहाँ पर 1 है, उसके बाद 2 दूसरे वाले समीकरण में 2 और उसके बाद y गुणांक यहाँ पर 3 है। तो ये तो हो गया हमारा आव्यूह x और उसके बाद आव्यूह a हो गया। उसके बाद आव्यूह x हमारा क्या हो जाएगा, आव्यूह x मतलब x जो भी हमारी अज्ञात राशियां हैं x y और इसके बाद b वाला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 2 और उसके बाद यहाँ पर 3 आ गया, ये इतना आ गया। तो हमसे तो इसमें सिर्फ पूछ रहा है संगत है कि असंगत, सिर्फ इतना ही हमको ज्ञात करना और कुछ भी ज्ञात नहीं करना। तो इस रूप में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस रूप में तब यहाँ पर लिखा जाएगा जब इसका हमें ज्ञात करना हो व्युत्क्रम ज्ञात करना। तो बस यहाँ पर जो आव्यूह a है इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a इजिकल टू आ जाएगा यहाँ पर 1 2 और उसके बाद 2 और उसके बाद 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी,
मॉड ए इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 1 का 3 में, 3 कम 3 माइनस का 2 का 2 में, 2 दूनी 4 इक्वल टू -1 0 के इक्वल में नहीं है। और हमने बताया था कि जब मॉड ए की वैल्यू जो है हमारी 0 के इक्वल में ना आए तो वह हमारा समीकरण निकाय कहलाता है, संगत कहलाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर -1 आ रही है। तो यहाँ पर हम आप लिख दीजिएगा कि अतः समीकरण निकाय संगत है, समीकरण निकाय क्या हो जाएगा हमारा संगत है। और इसमें ए इनवर्स जो है विद्यमान है, मतलब ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, विद्यमान है। तो ये तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से इसके क्वेश्चन नंबर हमें दूसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये आप लोग लगा लीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर कि दे दिया गया समीकरण निकाय, यहाँ पर देखिए x + y + z इजिकल टू यहाँ पर हमको दे दिया गया 1, 2x + 3y प्लस का यहाँ पर दे दिया प्लस का 2z इजिकल टू 2, ax प्लस का ay प्लस का 2az इजिकल टू हमको यहाँ पर 4 दे दिया गया। तो इसमें भी सेम वही हमको ज्ञात करना है, संगत है कि असंगत है। तो लिखने को जरूरत, बस यहाँ पर हमें क्या करना है x y z के हमको गुणांक को ज्ञात करना। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहे हैं ए आव्यूह हमारा क्या बनेगा, ए आव्यूह x y z के गुणांक। तो यहाँ पर 1, यहाँ पर y के गुणांक 1, यहाँ पर 1, ये क्या हो जाएगा हमारा 2 और उसके बाद 3 और उसके बाद 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर a और उसके बाद y गुणांक क्या है a और z का गुणांक क्या है 2a, ये यहाँ पर इतना आ गया। अब इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो कैसे निकालें, 1 1 1 2 3 2 a और उसके बाद 2a। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो मॉड a इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ पर इसको सामने ये हटा देंगे, इस एक के जो भी संगत हुए होंगे पंक्तियों में या स्तंभों में इनको हटा दिया जाएगा। तो क्या क्या बचेगा यहाँ पर 1 और 3 का 2 में गुणा करें, 3 दूनी 6a माइनस a का 2 में 2 और a का 2 में, तो ये हो जाए 2a और उसके बाद माइनस का यहाँ पर 1 यहाँ पर हटा दीजिए, 2 का 2 में 2 दूनी 4a माइनस a का 2 में तो 2a और प्लस का 1। अब यहाँ पर इनके जो है संगत अवयव हटा देंगे तो a का 2 में तो ये हो जाएगा 2a माइनस का a का 3 में, तो ये हो जाएगा हमारा 3a। उसके बाद तो क्या आ गया हमारे पास, 6 में से 2 हटा देंगे बचेगा 4a माइनस 4 में से 2 घटाएंगे बचेगा 2a और 3a में से जब 2a घटाएंगे बचेगा यहाँ पर माइनस का a बचेगा। अब उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2a माइनस का ये a हो जाएगा हमारा 3a और 4a में से जब घटाएंगे बचेगा हमारा a बच जाएगा यहाँ पर।